की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का अमेंडमेंट्स। ये अमेंडमेंट्स आपके नवंबर 2015 एग्ज़ाम के लिए भी रिलेवेंट थी और ये मई 2016 एग्ज़ाम के लिए भी और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी रिलेवेंट रहेगा। यहाँ पर नवंबर 2015 वाली स्टडी मटेरियल और मई 2016 वाली स्टडी मटेरियल में बस इतना ही अंतर है कि कंटेंट्स में एक अलग से पेज ऐड कर दिया गया है मई 2016 वाली स्टडी मटेरियल में, और जहाँ पर सारे अमेंडमेंट्स को एक साथ कंसोलिडेट करके लिखा गया है। बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है नवंबर 2016 के लिए एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल में और मई 2016 वाली स्टडी मटेरियल में। इसीलिए अमेंडमेंट्स का लेक्चर का मतलब ये नहीं हुआ कि जिन्होंने नवंबर 2015 में स्टडी मटेरियल ली होगी वो वापस से नया स्टडी मटेरियल ले, क्योंकि दोनों स्टडी मटेरियल सेम टू सेम है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का अमेंडमेंट्स। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 की बात करते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर ऐड किया गया है जिसका नाम है एंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क, और इस फिगर के तहत बताया गया है कि दो प्रकार का यहाँ पर फ्रेमवर्क होता है एंटरप्राइज गवर्नेंस में। पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद दूसरा बिजनेस गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस को परफॉर्मेंस के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला अमेंडमेंट्स है कि इंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क बोलकर एक फिगर ऐड किया गया है जिसका पहला पार्ट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको हम लोग कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा पार्ट होता है बिजनेस गवर्नेंस जिसको हम लोग परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। इंटरप्राइज गवर्नेंस को जानने के लिए पहले हमें गवर्नेंस जानना होता है। गवर्नेंस क्या होता है, और गवर्नेंस जब इंटरप्राइज लेवल पे किया जाता है तो इसको एंटरप्राइज गवर्नेंस बोलते हैं। गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक वर्ड गबर से बना हुआ है जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। टू स्टीयर यानी कि हमारे से ऊपर वाले लेवल के लोग या फिर जिन्होंने हमें अपने काम को डेलीगेट किया है उसके काम को हमने ठीक से किया है कि नहीं किया है उसको रिव्यू करना स्टीयर कहलाता है। इसी स्टीयर वर्ड से स्टीयरिंग कमिटी बनी हुई है। आपने ऑडिटिंग में पढ़ा होगा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग, जब हमारे बराबरी के लोग हमारे काम को रिव्यू करते हैं तो उसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। इसी तरह स्टीयरिंग कमिटी में स्टीयरिंग क्या होता है, स्टीयर क्या होता है, जब हमारे लेवल के ऊपर के लोग हमारे काम को रिव्यू करते हैं, और इसी स्टीयर वर्ड से स्टीयरिंग कमिटी बना हुआ है। तो ग्रीक के गबर वर्ड से बना हुआ है। गवर्नेंस मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है। किसको मीन्स ऑफ एंड मैकेनिज्म देता है, स्टेक होल्डर लोगों को। मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है स्टेक होल्डर लोगों को, ताकि स्टेक होल्डर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकें, उसी अल्टरनेटिव एंड ऑप्शंस के हिसाब से डायरेक्शन सेट कर सके, और उस डायरेक्शन का ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इस बात को मॉनिटर कर सके। यानी कि मीन्स एंड मैकेनिज्म दिया जाता है गवर्नेंस में स्टेक होल्डर लोगों को। गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस एंड मीन्स एंड मैकेनिज्म होता है जो स्टेक होल्डर लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है कि बहुत सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकें, उसी हिसाब से डायरेक्शन से सेट कर सकें, और डायरेक्शन का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात को मॉनिटर कर सके। हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी कि एक बार गब्बर सिंह जो था वो ग्रीक गया। जब वो ग्रीक गया तो वो सीढ़ियों से यानी कि स्टेयर्स से छत के ऊपर चला गया बड़ी सी बिल्डिंग में। वहां पर एक आदमी ईडीएम करते हुए जंप कर गया। गब्बर सिंह को मीन्स एंड मैकेनिज्म समझ में नहीं आया कि वो आदमी आखिर जंप क्यों कर गया। तो यहाँ पर स्टोरी में हम लोगों ने जाना कि ग्रीक गबर, ठीक है, और स्टेयर को हम लोगों ने स्टीयर बोला, स्टीयरिंग कमिटी। तो ग्रीक के गबर वर्ड से बना हुआ है गवर्नेंस जिसका मतलब होता है टू स्टीयर, और यहां पर मींस एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है स्टेक होल्डर लोगों को ताकि वो बहुत सारे ऑप्शन को इवेल्युएट कर सके, उसी के हिसाब से डायरेक्शन सेट कर सकें, और डायरेक्शन का ठीक से पालन किया गया है या नहीं किया गया है इस बात को मॉनिटर कर सके। तो हम लोग अब आते हैं इंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में। इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है, तो इंटरप्राइज गवर्नेंस टॉप मैनेजमेंट को बेस्ट प्रैक्टिसेस और बिजनेस को सही दिशा में टॉप मैनेजमेंट वाले लोग करें, इसकी वजह से जो डायरेक्शन दिया
जाता है और उस डायरेक्शन का रिव्यू करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको एंटरप्राइज गवर्नेंस बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में डी का मतलब हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन सेट करना। तो डायरेक्शन सेट करके जो टॉप मैनेजमेंट लोगों को, एंटरप्राइज लेवल के मैनेजमेंट को, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को जो यहाँ पर उनका गवर्नेंस किया जाता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को बेस्ट प्रैक्टिसेस मिले और बिजनेस सही डायरेक्शन में जाए, इसकी वजह से यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। एंटरप्राइज गवर्नेंस में सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिस बताई जाती है, मतलब एक फ्रेमवर्क बताया जाता है जिसके तहत टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिलता है ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके बिजनेस का। और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वैल्यू डिलीवर करना, स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करना। इसीलिए एंटरप्राइज गवर्नेंस एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें दुनिया के तमाम फ्रेमवर्क को कवर करते हुए एक यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन सेट करते हैं, जिससे हम लोग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं और उसमें टॉप मैनेजमेंट वाले ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को रिव्यू करने का मैकेनिज्म होता है। यानी कि एंटरप्राइज लेवल पर जो गवर्नेंस किया जाता है उसको एंटरप्राइज गवर्नेंस बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोविड 5 के बारे में। हमारा अगला अमेंडमेंट्स है जिसमें कंपोनेंट्स इन कोविड 5 हमें बताया गया है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कोविड 5 क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उससे पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कोविड 5 क्या होता है, हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, कोविड 5 इसमें 5 वर्ड इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके 5 कंपोनेंट्स और 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। 5 प्रिंसिपल की वजह से इसमें 5 वर्ड्स लगाया गया है। यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं और 7 इनेबलर्स होते हैं। 7 इनेबलर्स होंगे तभी जाके ये कोविड 5 जो है वो इनेबल हो पाएगा। तो कोविड 5 एक्चुअली क्या होता है? कोविड 5 एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। ये फॉलो किया जाता है कब? जहाँ पर आईटी स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको फॉलो किया जाता है, आईटी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कि आईटी के वातावरण में आईटी रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस करना और आईटी गवर्नेंस करना कोविड 5 का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आईटी रिस्क मैनेजमेंट करना और आईटी गवर्नेंस करना कोविड 5 का मुख्य उद्देश्य होता है। कोविड 5 क्या होता है? कोविड 5 एक सेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, मतलब कि ये एक फ्रेमवर्क होता है जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपका आईटी रिस्क मैनेज हो जाएगा और आईटी गवर्नेंस का पालन सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है, ताकि स्टेक होल्डर लोगों को इसकी वजह से सही वैल्यू डिलीवर हो पाएगी। ग्लोबल आईटी एसोसिएशन इसाका ने इसको इशू किया है। इसाका का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन इसाका ने कोविड 5 इशू किया है। ये ग्लोबल आईटी एसोसिएशन है, ठीक है, जिससे आईटी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अंत में इनको कंक्लूड करने के लिए पूरी दुनिया में आईटी रिस्क मैनेज करना और आईटी गवर्नेंस का पालन करना कठिन हो जा रहा था। आईटी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, इसकी वजह से पूरी दुनिया के एंटरप्राइज मिलकर इनको रिक्वेस्ट किया और इन्होंने एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बनाया। इसको अम्ब्रेला फ्रेमवर्क भी बोला जाता है कोविड 5 को, क्योंकि इस कोविड 5 के अंदर दुनिया के जितने भी अच्छे आपके प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। जैसे कि कोसो, आईटीआईएल बोलो तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, और उसके बाद ISO 27001 सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO 27001 सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए होता है और IL सर्विस मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये सब सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेट ले लिया तो आपका माना जाएगा कि आपका सर्विस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। ITIL ले लिया तो, और ISO 27001 सर्टिफिकेट ले लिया तो मतलब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपरली सिक्योर्ड है। और कोसो, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सिक्स सिग्मा के बारे में, ठीक है। कोसो आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा और सिक्स सिग्मा के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि कोविड 5 एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह होता है जिसमें दुनिया के तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं। कोविड 5 का उपयोग आईटी स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए और आईटी रिस्क मैनेज करने के लिए और आईटी गवर्नेंस का सही से पालन हो सके, इसके लिए यहाँ पर हम लोगों को कोविड 5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इशू करने वाला इशाका है। ये एसपीटी प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? एसपीटी, एस बोलो तो स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस,
P बोलो तो प्रैक्टिस और T बोलो तो टूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि ये आईटी गवर्नेंस करने के लिए और आईटी रिस्क को मैनेज करने के लिए और सारे आईटी रिलेटेड कानून का पालन हो सके, लॉ का कंप्लाइंस हो सके, इसकी वजह से स्ट्रक्चर, प्रैक्टिसेस और टूल्स बताता है ये कोविड-5। यहाँ पर बिजनेस को कई सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपके आईटी रिस्क को मैनेज करेगा, आईटी गवर्नेंस और आईटी के लॉ का कंप्लाइंस करेगा, स्टेक होल्डर लोगों को प्रोएक्टिवली वैल्यू डिलीवर करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करेगा, आपका ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आईटी के यूज से वो इंक्रीज करेगा। ये सारे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को और सारे साइज के ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल दोनों पे कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सबकी रोल को जो है अच्छे तरीके से RACI थ्रू RACI चार्ट क्या होता है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में RACI चार्ट का पालन करता है। ठीक है, 28 सर्टिफिकेशन के साथ इसको अप्रूवल दिया गया है और 95 से ज़्यादा एक्सपर्ट कमेटी ने वर्ल्ड वाइड इसको रिव्यू करी है। ठीक है, तो ये कोविड-5 के बारे में हमने जाना, आप बैक करके सुन सकते हो। हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ पर जानने का है कंपोनेंट्स ऑफ कोविड-5। कोविड-5 के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कोविड-5 के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का। ठीक है, आपको ये महात्मा गांधी मॉडल का चश्मा बहुत पसंद है सपोज दैट। ठीक है, तो आप बोलते हो क्या दुकानदार को फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का। तो फ्रेम से क्या हो गया हमारा? पहला हमारा फ्रेम से हो गया फ्रेमवर्क हो गया। F से हम फ्रेम से हमारा फ्रेमवर्क हो गया। D से हमारा हो गया प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन अभी फिर से मैं बताऊंगा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर आगे अगला टॉपिक चेंज का अमेंडमेंट्स का डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में कोविड-5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल में। ठीक है, तो प्रोसेस रेफरेंस मॉडल बोल के डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर डी से डिस्क्रिप्शन हो गया, ओ से हो गया कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और MG से हो गया महात्मा गांधी से हो गया मैनेजमेंट गाइडलाइंस और मॉडल से हो गया मैच्योरिटी मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। आईटी गवर्नेंस और गुड प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे तरीके से लाने के लिए एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है। ठीक है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे जो हैं आईटी के रिक्वायरमेंट को एक दूसरे से एसोसिएट किया जाता है, लिंक किया जाता है, अलाइन किया जाता है। इसी की वजह से हम लोगों का पहला पॉइंट आता है फ्रेमवर्क। इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत में आईटी जो है हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए। डी से हमारा क्या हो गया? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको प्लान, रन और बिल्ड करने के लिए और साथ साथ यहाँ पर बिजनेस मॉडल का सारा प्रोसेस डिस्क्राइब होना चाहिए। अगर प्री डिफाइंड प्रोसेस से हम लोग फॉलो करेंगे, प्री डिफाइंड प्रोसेस से ही हमारा जो है वो वर्क परफॉर्म करेगा आईटी के यूज से, तो जाहिर सी बात है सिक्योर्ड और कंट्रोल में रहेगा हमारे आईटी, यानी कि रिस्क को कम कर सकेंगे, रिस्क रिड्यूस हो सकेगा। उसके बाद ओ से हम लोग बात करते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में। आईटी प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल लगाने के लिए कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को भी एक जो है कंपोनेंट्स रखा गया है, यानी कि हम लोगों का कंट्रोल का उद्देश्य जो होता है वो पहले डिटरमाइन करना है कि हम आखिर किस रिस्क से बचना चाहते हैं। उसी आधार पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करके आईटी के प्रोसेस को उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और MG से यानी कि महात्मा गांधी, तो M से हमारा क्या होगा? MG से मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करता है। कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करेगा कि सारे प्रोसेस पर इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर तरीके से बना रहे। इंटरनल कंट्रोल मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी बहुत जरूरी होती है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट गाइडलाइंस, जहां पर भी कोविड आएगा तो आपको एक चार्ट याद रखना है जिसको RACI चार्ट से पुकारा जाएगा। आप एक पॉइंट इस RACI चार्ट के बारे में भी बता सकते हो। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन एंड इंफॉर्मेशन चार्ट बोला जाता है। इसके तहत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, किसको कंसल्ट करना है प्रॉब्लम आने पे और किसको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, सारी की हायरार्की बनाई गई रहती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब भी आपका कोविड-5 आएगा तो आप RACI चार्ट का रेफरेंस ले सकते हो जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने की बात करोगे। तो मैनेजमेंट गाइडलाइंस उसी हिसाब का होगा। और लास्ट वाला बोलता है मॉडल, तो यानी कि हर प्रोसेस की मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी का असेसमेंट करना और लगातार
जो आपका डिविएशन आया तो उस डिविएशन को मतलब सिक्योरिटी में आईटी रिस्क आया मान लो, जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है, कोई डिविएशन आ गया। हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1 में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी, यहाँ पर प्रोटेक्शन अप्लाई करना, जितना प्रोटेक्शन चाहिए उतना नहीं लगाया, ठीक है, तो रिस्क आ सकता है। तो यहाँ पर गैप रह जाता है, तो इस गैप को प्रॉपरली असेसमेंट करते रहना है और असेसमेंट करने के हिसाब से जहाँ पर भी गैप लगे तो समझ आ जाना है कि हमारे प्रोसेस को और मजबूत करने का मॉडल के हिसाब से हमारी ज़रूरत है। तो हर एक प्रोसेस की मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी का असेसमेंट लगातार करना है और एक्सपेक्टेड डिविएशन आया तो गैप को पूरा करने के लिए डायरेक्शन देना। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं कोबिट के। फ्रेम से फ्रेमवर्क, डी से प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ओ से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट गाइडलाइंस और लास्ट वाला मॉडल फ्रेम 2 महात्मा गांधी मॉडल का। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 बेनिफिट्स क्या होते हैं कोबिट 5 के। कोबिट 5 के बेनिफिट्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट होता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट हमें करना ही है तो उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करके देता है। एंटरप्राइज आईटी में कोबिट 5 फ्रेमवर्क जो होता है वो इनेबल करता है आईटी को कि वो ऑब्जेक्टिव को आईटी का इस्तेमाल करके पाया जा सके। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर गवर्नेंस करना और मैनेजमेंट करना मुख्य है। क्रिएट ऑप्टिमल वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, आईटी का तो इस्तेमाल करेंगे तो गवर्नेंस अगर अच्छे तरीके से उस पर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा कोबिट 5 की वजह से, रिस्क रिड्यूस रहेगा तो हम लोगों के बिजनेस वैल्यू डिलीवर करने में काफ़ी जो है ऑप्टिमल वैल्यू डिलीवर करने में आईटी की मदद मिलेगी। तो क्रिएट ऑप्टिमल वैल्यू फ्रॉम यूज ऑफ आईटी दूसरा बेनिफिट होता है। तीसरा होता है यहाँ पर मैनेज आईटी इंड टू इंड इन हॉलिस्टिक मैनर। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे इंटरप्राइज के जितने भी आईटी फंक्शनल एरिया होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएसीआई चार्ट के थ्रू डिफाइन की जाती है और सारे स्टेक होल्डर लोग जो होते हैं वो आईटी रिलेटेड टास्क को मैनेज कर पाते हैं। इसकी वजह से मैनेज रिस्क एंड इंश्योर कंप्लाइंस, ठीक है, तो मैनेज करता है रिस्क को और इंश्योर करता है जितने भी लॉ एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं उसका, सिक्योरिटी मेंटेन करता है और प्राइवेसी मेंटेन करता है। तो इंटरप्राइज को हेल्प करता है कि यहाँ पर रिस्क को रिड्यूस हो सके, सिक्योरिटी प्रॉपर लगाई जा सके और प्राइवेसी एंड कंप्लाइंस यानी कि ना केवल लीगल कंप्लाइंस बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लाइंस का भी पालन हो सके। उसके बाद यूज़र सेटिस्फैक्शन, बिजनेस यूज़र जो होते हैं उसके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है कोबिट 5। आईटी की क्लियर पॉलिसी, प्रॉपर प्रैक्टिस, ये सारे बिजनेस यूज़र को सेटिस्फाई करते हैं यानी कि उनका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। ऑल टाइप एंड ऑल साइज, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ये लिए यूजफुल होता है ये कोबिट 5, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल, पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, हर एक तरह के और हर एक लेवल के इंटरप्राइज के आईटी रिस्क को मैनेज करने के लिए और आईटी गवर्नेंस करने के लिए ये फिट बैठता है। फिर बोलता है लास्ट में सपोर्ट कंप्लाइंस, कंप्लाइंस को सपोर्ट करता है, ना केवल लीगल कंप्लाइंस को बल्कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, आपकी जो इंटरनल पॉलिसीज है इन सब को कंप्लाइंस करता है। यानी कि इसको आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, अपनी पॉलिसी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कोबिट 5 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल। मैंने बताया था यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर टोटल 37 गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस को बताया गया है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें 5 गवर्नेंस के लिए प्रोसेस बताए गए हैं और मैनेजमेंट के लिए बाकी 32 प्रोसेस बताए गए हैं। यहाँ पर आप मैनेजमेंट प्रोसेस लिख सकते हो, ठीक है। तो गवर्नेंस प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर गवर्नेंस प्रोसेस जो होता है ईडीएम प्रैक्टिसेस होता है। गवर्नेंस प्रोसेस में 5 ईडीएम प्रैक्टिसेस होता है, ईडीएम 01 से लेकर ईडीएम 05 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ईडीएम प्रैक्टिसेस जो होता है वो 5 प्रोसेस होता है। ईडीएम 0, ईडीएम का मतलब इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर प्रैक्टिसेस, इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर प्रैक्टिसेस, जो 5 बताए गए हैं गवर्नेंस प्रोसेस के लिए। ईडीएम 01 से लेकर ईडीएम 05 तक हमारे स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग केवल हमें ईडीएम 03 पढ़ना है, जो कि रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करता है। अगर बॉर्डर पे हमला हो रहा है या होने वाला है तो कुछ हद तक कंट्रोल करता है, उसके बाद जो है आर्मी वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काम जो होता है जैसे थर्मामीटर की तरह ये काम करता है, ये बस
आपके बुखार बढ़ रहा है आपका उसको बताता है, यानी कि इंश्योर करता है, और एक्चुअली पैरासीटामोल की तरह बुखार को रिड्यूस करने वाला और मैनेज करने वाला ये APO-12 होता है, यानी कि EDM-03 और APO-12 दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस का ये प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस का ये APO-12 ये दोनों एक साथ करते हैं। ये रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है और APO-12 जो होता है वो रिस्क को मैनेज करता है। यहाँ पर हम लोग APO, BAI, DSS और MEA के बारे में पढ़ेंगे। 13 साल का लड़का है जिसका नाम है अप्पू, 13 साल का लड़का है उसका नाम है अप्पू, वो अपनी बाई से DSS पढ़ता है मियाँ। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि अप्पू अपनी बाई से DSS पढ़ता है मियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर DSS का मतलब कुछ और है, आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अप्पू का मतलब यहाँ पर, इसको याद करवाने के लिए आप मेमोरी टेक्निक का यूज कर सकते हो। अप्पू का हम लोग APO बोलेंगे, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। 13 साल का बच्चा है वो अपने घर को भी मैनेज करता है, यानी कि मैनेज रिस्क, और वो उसको 10 तारीख को बाइक को सैलरी देनी है और 6 तारीख को बाइक की सर्विसिंग करवानी है। अपने बाइक की सर्विसिंग 6 तारीख को करवानी है, 13 साल में ही वो बाइक की सर्विसिंग करवाने जाएगा और 10 तारीख को वो बाइक को सैलरी देगा। अप्पू उसका नाम है, ठीक है। तो APO, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर 13, APO 13, इसलिए 13 बोला मैंने, 13 ईयर्स। इसमें APO-12 हम लोगों को पढ़ना है मैनेज रिस्क के बारे में। उसके बाद BAI में 10 प्रोसेस बताए गए हैं। तो बाइक को 10 तारीख को सैलरी देनी है तो 10 प्रोसेसेस हैं टोटल, ठीक है। तो BAI 01 से लेकर 10 तक, 01 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर APO 01 से लेकर APO 13 तक, जिसमें APO-12 हम लोगों को पढ़ना है और यहाँ पर सर्विसिंग करवानी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक S का मतलब सर्विस होगा, ये आपको याद रखना है। डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट। 6 तारीख को बाइक की सर्विसिंग करवानी है और 10 तारीख को बाइक की सैलरी देनी है, तो यहाँ पर डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट। और उसके बाद मियाँ, MEA। यहाँ पर MEA का मतलब होता है मॉनिटर, इवेल्युएट एंड एसेस करना, ठीक है। मॉनिटर, इवेल्युएट एंड एसेस करना। तो MEA 02 ये हम लोगों को पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, और MEA 03 कंप्लायंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये जो है प्रोसेस रेफरेंस मॉडल याद करना है। 37 प्रोसेस रेफरेंस मॉडल है जिसमें 5 गवर्नेंस और बाकी 32 जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस को बताता है। गवर्नेंस में 5 प्रोसेस हैं, EDM-01 से लेकर EDM-05 तक, यानी कि इवेल्युएट, डायरेक्ट, मॉनिटर करने का प्रैक्टिस। A से अलाइन, प्लान और ऑर्गेनाइज। B से बिल्ड, यहाँ पर हम लोग B से बिल्ड, एक्वायर एंड इम्प्लीमेंट, और DSS से डिलीवर, सर्विस एंड सपोर्ट, और MEA से मॉनिटर, इवेल्युएट एंड एसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको जिसको हम लोगों को पढ़ना है हमारे स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि EDM-03 यहाँ पर रिस्क ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करता है और APO-12 जो होता है वो रिस्क को मैनेज करता है। तो EDM-03 क्या होता है, EDM-03 एक्चुअली कैसे काम करता है? तो जाहिर सी बात है कि रिस्क के लेवल को आप प्री डिफाइन करते हो, पहले से सेट करते हो, और अपनी टॉलरेंस कैपेबिलिटी रिस्क को आने की, ठीक है, या फिर रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत को पहले से प्री डिफाइन किया जाता है इस प्रोसेस में। जैसे ही रिस्क आ रहा है या आने वाला है या रिस्क आ गया है, इस बात को ट्रिगर करता है और रिस्क को मैनेज करने का काम ये APO को समर्पित कर देता है, अलाइन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज 12 को समर्पित कर देता है रिस्क को मैनेज करने का काम एक्चुअली, ठीक है। तो APO-12 क्या करता है, ये यहाँ पर IT को अलाइन करता है बिजनेस के साथ, मतलब IT को भटकने नहीं देता है। APO-12 मैनेज करता है कि भाई बिजनेस के साथ तुम अलाइन रहो, बराबर कदम से कदम मिलाकर चलो, ठीक है। उसके बाद APO का A का मतलब अलाइन हो गया IT को बिजनेस रिस्क के हिसाब से, P का मतलब प्लान हो गया, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाता है। जिस हिसाब का रिस्क आएगा, जिस हिसाब का रिस्क उसको ट्रिगर किया गया है, उसी हिसाब से मैनेज करने का प्लान बनाता है और उसी हिसाब से एक्शन लेगा। ऑर्गेनाइज बिजनेस इन, यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर इन सच ए मैनर दैट IT रिस्क रिड्यूसेस। ये A का मतलब अलाइन IT विथ बिजनेस हम लोगों ने देख लिया। P का मतलब प्लान, रिस्क मैनेज, और O से ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस को उस तरीके से कि IT रिस्क जो है रिड्यूस हो सके और हमारे टॉलरेबल लिमिट तक वापस आ सके। ये सारी चीज़ें EDM-03 और APO-12 जो होते हैं मैनेजमेंट के लेवल के जो लोग करते हैं, वो RACI चार्ट के थ्रू उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है। सारे लेवल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को RACI चार्ट के थ्रू जनरली जो होता है वो एडवाइस किया जाता है कि आप इस तरीके से डिफाइन करो। R से रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, सी से कंसल्टेशन, ठीक है, और उसके बाद आई से इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इस चार्ट के थ्रू डिफाइन की जाती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे MEA03 के बारे में। उसके बाद लास्ट में MEA02 के बारे में आपके स्टडी मेटेरियल में बताया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं MEA03 के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपका जो कोविड-5 होता है वो एक्सटर्नल यहाँ पर जो होता है कंप्लाइंस को भी फॉलो करने में आपको मदद करता है, और साथ साथ में आपकी पॉलिसीज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट को सबको एक साथ पूरा करने में मदद करता है। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आपका एक्सटर्नल कंप्लाइंस और इंटरनल कंप्लाइंस कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी IT से रिलेटेड कंप्लाइंस है उसका ये आपको पालन करवा के ही छोड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि IT प्रोसेस और IT सपोर्ट जो होता है उसको कुछ इस तरीके से बनाता है, उस तरह से अरेंज करता है कि सारे लॉ, रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पालन हो सके। यहाँ पर जितने भी कानून एप्लीकेबल है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसको आइडेंटिफाई करता है और अपने आप में इंटीग्रेट करता है ताकि उसका कंप्लाइंस छूट ना जाए। उसके बाद बोलता है कंट्रोल एक्टिविटीज़, सारे इंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में ही इंटरनल कंट्रोल का पार्ट बनाकर इंक्लूड करता है। यानी कि इंटरनली चेक भी होते रहेगा कि सारे कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कोई डिविएशन तो नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बताएगा। RACI चार्ट के थ्रू यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन एंड इन्फॉर्मेशन चार्ट के थ्रू सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस करने के लिए बांटी जाएगी। यहाँ पर बोलता है कि GEIT के जितने एस्पेक्ट होते हैं सबको ये खुद में कवर करता है। गवर्नेंस एंड इंटरप्राइज IT के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी ये अपने आप में इनबिल्ट करता है, और ये हॉलिस्टिक अप्रोच में रिस्क को मैनेज करता है। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं MEA02 के बारे में। MEA03 में आपको याद रखना है CA स्टैंडर्ड। CA में आपको स्टैंडर्ड तो पढ़ने ही पड़ते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो MEA02 इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताता है। याद रहे, MEA02 इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल। तो किस तरह का कंट्रोल? बदलते वातावरण के हिसाब से आपका कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव बना रहे, इंटरनल कंट्रोल। इस बात को मॉनिटर एंड इवेलुएट करने का सिस्टम बताता है। यहाँ पर कंट्रोल में बोलो तो बदलते वातावरण के साथ साथ जो वाइबल ओवर द टाइम आपका कंट्रोल रहे, टाइम के हिसाब से आपका कंट्रोल अपडेटेड रहे, इस बात को यहाँ पर आपको बराबर मेंटेन करने के लिए ये आपको मदद करता है। कंट्रोल के बारे में एक्शन, कंट्रोल की कमियों को पहचान कर, जो भी कंट्रोल में आपका डिफिशियंसी आया उसको पहचान कर उसके इम्प्रूव करने के एक्शन को इनकरेज करता है। मैनेजमेंट वालों को बोलता है कि वक्त आ गया है कि आप अपना कंट्रोल को और अच्छा बनाओ। उसके बाद स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल और जितने भी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिव्यू करने का स्टैंडर्ड यहाँ पर ये देता है MEA02। इस तरह से हम लोगों ने EDM 03 से लेकर APO 12 एक साथ, MEA03 कंप्लाइंस विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स और MEA02 यानी कि इंटरनल कंट्रोल के बारे में जाना। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अमेंडमेंट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 2 के अमेंडमेंट्स में यहाँ पर भी कोई विशेष अमेंडमेंट्स नहीं दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप सर्व्ड यहाँ पर कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के टाइप्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पर भी एक फिगर के थ्रू बताया गया है। ये आपका फिगर नंबर 2.2.4 है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप सर्व्ड। तो सीनियर मैनेजमेंट को जो आप करोगे तो वहाँ पर जनरली आप कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो? सीनियर बोलो तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हो। मिडिल मैनेजमेंट वाले MIS और DSS का इस्तेमाल जनरली करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज एंड डाटा वर्क्स में आपका आता है KMS, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS आता है। ठीक है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जो है आप इसको याद कर सकते हो। ये टॉप में बैठा है, इसकी वजह से ये मिडिल में इसका नॉलेज एंड डाटा वर्क्स और उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में आपके कोर बैंकिंग के बारे में बताया गया है नया अमेंडमेंट्स।
नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक आईटी सिस्टम होता है। सबसे पहले तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है जो मल्टी डिसिप्लिन और मल्टी सेक्टर के नॉलेज को कैप्चर, डेवलप और शेयर करता है। मल्टी डिसिप्लिन एंड मल्टी सेक्टर, मल्टी, ठीक है, तो मल्टी डिसिप्लिन और मल्टी सेक्टर के नॉलेज को कैप्चर करता है, डेवलप करता है और शेयर करता है। साथ में ऑर्गेनाइजेशन का आपका उसका जो तरीके से वो यूज़ करेगा, इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएगा नॉलेज को, इसकी वजह से भी प्रोसेस बताता है। ये नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम उस प्रोसेस को भी मैनेज करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव यूज़ कर सके नॉलेज का। ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल के रिलेवेंट नॉलेज को स्टोर करके रखता है, स्टोर करके दोनों लेवल के मैनेजमेंट को रखता है। ठीक है, आज के कंपटीशन के दौर में आपको पता ही है कि नॉलेज जो होता है वो और इन्फॉर्मेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। केवल इन्फॉर्मेशन होने से नहीं चलता है, इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करना है और किस तरह से उसका यूज़ करना है, ये बात सबको ज़रूरी होती है, सारी चीज़ें। इसीलिए उसको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ताकि आप एनालिटिकल वर्क परफॉर्म कर सको, उसमें एक तरीके से ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि नॉलेज मैनेजमेंट जो होता है वो आपके प्रोसेस, उसके प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। मतलब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज का प्रोसेसिंग करता है, 3 काम करते हुए नॉलेज का प्रोसेसिंग करता है। व्हाट इट नोज, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेवेंट जानकारी जो रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए है उसके बारे में, जैसे आपको प्रॉब्लम आई तो आप बोलोगे कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या जानता है, उससे आप पूछोगे रिलेवेंट जानकारी हमें बताओ रिलेटेड सब्जेक्ट की, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आपको ये देता है। हाउ इट यूजेस, जो भी जानकारी आपने बताई है उन जानकारियों का इफेक्टिव वे में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे काम के लिए, ये भी बताता है। हाउ, मतलब हाउ इट कैन नो, यहाँ पर बोलता है समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया नॉन जानकारी ये कैसे जान सकते हैं हम लोग, इसके बारे में भी हमें नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम से ही पता चल जाता है। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज एंड टैसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज किसको बोलते हैं? ये एक ऐसा नॉलेज होता है जिसको रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, यानी कि बुक में आप लिख सकते हो जो नॉलेज को, उसको हम लोग या फिर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड किया जा सके। ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्म में आप रिकॉर्ड रख सकते हो उसका, ये ऐसा नॉलेज होता है। मतलब इसको आर्टिकुलेट किया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है शब्दों में बोलकर, रिटन फॉर्म में या फिर कंपाइल्ड डाटा के फॉर्म में इसको आर्टिकुलेट किया जा सकता है, मतलब दर्शाया जा सकता है और रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आसानी से इसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है और ट्रांसफ़र किया जा सकता है और रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे एक्सप्लिसिट नॉलेज होते हैं, ऐसे नॉलेज जो होते हैं जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार का नॉलेज होता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज दूसरे प्रकार का जो होता है, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था। जनरली मैं क्लास में स्पिरिचुअल बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जब इंसान मन और बुद्धि से परे हो जाता है, मेडिटेशन के उस दौर पे पहुँच जाता है, ठीक है, तो उस वक्त उसके मतलब उसके बुद्धि में क्या होता है कि एक, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन का एक योग आ जाता है। मतलब उनके चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब बताओ कि ये जो नॉलेज है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग एसोसिएट करते हैं ताकि हमारे, आप लिख मत देना एग्जाम में स्पिरिचुअल बातें, लेकिन ठीक है, लेकिन आप जो हैं एग्जाम्पल में ना लिख के आप बस एसोसिएट करो, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इन सारे नॉलेज को क्या होता है कि ये अक्सर इंसान के अंदर का नॉलेज होता है। कोई भी नॉलेज जो अक्सर इंसान के अंदर का नॉलेज होता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइप का स्किल होता है, चाहे वो आपके मोची का स्किल हो या फिर बाल काटने वाले का स्किल हो। ठीक है, तो वो स्किल होता है, उसको बुक में कैप्चर नहीं किया जा सकता है कि बुक में पढ़ के उसको कोई देख सके। ठीक है, तो अक्सर इंसान के अंदर ये नॉलेज होता है। ठीक है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको कैप्चर नहीं कर सकती है और ना दूसरे को अवेलेबल करवा सकती है। दूसरा होता है कि यहाँ पर इसको आर्टिकुलेट नहीं किया जा सकता है। टैसिट नॉलेज अनआर्टिकुलेटेड होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंट भी कुछ ही तरीके से किया जा सकता है। रिप्रेजेंट के लिए 4 बातें आपको याद रखनी है। ये रिप्रेजेंट तो किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है यहाँ पर कि इंट्यूशन के फॉर्म में, पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, बिलीव्स के फॉर्म में, या फिर वैल्यू जो एक्सपीरियंस के आधार पे इंडिविजुअल गेन करता है उसके बेसिस पर इसको जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंट्यूशन, ठीक है, तो आपके पर्सनल बिलीव्स के आधार पे, आपके पर्सपेक्टिव के आधार पे, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी इंडिविजुअल आपने एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से जो है थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको जो होता है डॉक्यूमेंट करके कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जैसे कि स्पेशल नो हाउ, स्किल, ये सारे टैसिट नॉलेज में आ जाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ नॉलेज हम लोगों ने देखे हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगले अमेंडमेंट्स के बारे में।
ईआरपी बोल के एक टॉपिक यहाँ पर ऐड किया गया था। ठीक है, तो एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग में सबसे पहले उसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और बेनिफिट क्या होते हैं, ये तीन बातें हमें पढ़नी है। मीनिंग क्या होता है, ईआरपी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है, फुल्ली आईबीएमएस होता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है, जिसमें सारे फंक्शनल एरिया जो होते हैं एंटरप्राइज के वो कवर होते हैं। ठीक है, उसके सारे मॉड्यूल्स में बहुत प्रकार के इसमें मॉड्यूल होते हैं, एचआर मॉड्यूल, फाइनेंस मॉड्यूल, अकाउंटिंग मॉड्यूल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एंटरप्राइज यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग जो होता है वो फुली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, इसमें सबसे बड़ी खासियत ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्या होती है कि इसको हम लोग अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बैंक का काम करता है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, दोनों बैंक का ही काम करता है। मान लो दोनों ने एक ही टाइप के कंपनी से ईआरपी लगवाया हुआ है, लेकिन दोनों का काम भी एक ही है, लेकिन अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से उसको वो लोग कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फुली इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है जो सारे फंक्शनल एरिया को कवर करता है एंटरप्राइज के अपने अलग अलग मॉड्यूल में। इसमें कई प्रकार के मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसको आप इस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें बाकी जो होते हैं कि मल्टी फंक्शनल ये होता है, मल्टी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं और भी लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। जस्ट एक बार आप रीड कर लो, क्योंकि मीनिंग के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चार प्रकार के यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, तो ईआरपी में जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर तो होगा ही, प्रोसेस का फ्लो डिफाइंड होगा ही। यहाँ पर कस्टमर माइंडसेट करके भी एक कंपोनेंट्स है और ये सबसे खासियत है, क्योंकि कस्टमर माइंडसेट भी एक कंपोनेंट्स हो सकता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पुराने से नए काम पे शिफ्ट करना, ठीक है, या पुराने टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे आना, पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर पे आना, उसके लिए कस्टमर का माइंडसेट यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस को यहाँ पर आपको री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। ठीक है, आपके बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करने की वजह से कस्टमर का माइंडसेट को जो होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में डाला गया है। और लास्ट वाला कंपोनेंट होता है चेंज मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में। किसी भी इंटरप्राइज का सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट होता है ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मॉड्यूल के थ्रू अलग अलग सॉफ्टवेयर को डाला जाता है, सारे सॉफ्टवेयर को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो ओवरऑल एक सिस्टम बनकर काम को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बहुत सारे मॉड्यूल से होते हैं अलग अलग फंक्शनल एरिया को कवर करने के लिए। फाइनेंस, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंट, ये सारी के सारे कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा प्रोसेस फ्लो। किसी भी इंटरप्राइज में आपको प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में जो हम लोगों ने मॉड्यूल देखा था वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के लिए उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और किस किस तरह से वो प्रोसेस होंगे उसको प्रोसेस फ्लो में डिफाइन किया जाता है। जितने भी मॉड्यूल होते हैं उन सब के बीच में ईआरपी सिस्टम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा इस बात को बताने वाला कंपोनेंट होता है प्रोसेस फ्लो। ईआरपी वर्क एग्जैक्टली कैसे करता है, कैसे ईआरपी एक्चुअली काम करता है, इस प्रोसेस से ही पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा और सबसे अजीबोगरीब पॉइंट हमारा कस्टमर माइंडसेट। कस्टमर माइंडसेट को भी ईआरपी के एक कंपोनेंट में रखा गया है। ठीक है, यूज़र लोगों का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आपको शिफ्ट करना। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो होता है उसके बेनिफिट्स को बताने पड़ेंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ या फिर बिलीव्स जो उनके अंदर होती है दिमाग में बैठी हुई है उसके प्रति उसका माइंडसेट को चेंज करना है। इसीलिए नए सिस्टम में स्विच नहीं करना चाहते वो लोग, क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो एक्चुअली जो काम वो परफॉर्म कर रहे हैं उसी पर टिका हुआ होता है। ठीक है, वो नए सॉफ्टवेयर को ट्राई नहीं करना चाहते हैं। इसी माइंडसेट को बदलने के लिए इसको एक कंपोनेंट में डाला गया है। लास्ट वाला बोलता है चेंज मैनेजमेंट के बारे में। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कई तरह से बिजनेस को री इंजीनियर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है इंटरप्राइज के अलग अलग लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद फिर बिज़नेस को यूज़र एटीट्यूड और उसके बाद जो होता है बिज़नेस प्रोसेस के चेंज के हिसाब से री इंजीनियरिंग करना पड़ता है। इसलिए इसको चेंज मैनेजमेंट को एक पार्ट
पार्ट बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर माइंडसेट और चेंज मैनेजमेंट दोनों लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता सा पार्ट है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, प्रोसेस फ्लो, कस्टमर माइंडसेट और चेंज मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट के बारे में, ईआरपी के बेनिफिट क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने अगर वीडियो सुनी होगी तो हमने एक कहानी सुनाई थी, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वगैरह सब होता है, वो दो प्रकार के लोग मान लो वहाँ पर होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अनमैरिड हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल हैं, और दूसरे जो है वो मैरिड है, यानी कि शादीशुदा हैं, बीबी वाले लोग हैं। ठीक है, तो सिंगल। तो ईआरपी के बेनिफिट में हम लोगों ने देखा था सिंगल शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्कफ्लो एंड ऑन टाइम डिलीवरी। जो सिंगल होता है वो शेयर करता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का वर्क फ्लो और ऑन टाइम डिलीवरी करता है। और बीबी वाले लोग जो होते हैं, शादीशुदा लोग जो होते हैं, वो बेटर प्लानिंग करते हैं, बेटर विजिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्राइसिंग को जो होता है वो कंट्रोल में रखते हैं, डिक्रीज़ करते हैं और ट्रैक करते हैं एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा उसको, और लास्ट में कंसोलिडेटेड पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को आपको एसोशिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल के बारे में। ईआरपी के बेनिफिट्स को हम लोग देख रहे हैं। सिंगल का मतलब क्या होता है? ईआरपी एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम से प्रोसेस और वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है। मतलब एक ऐसा इंटीग्रेटेड, एक सारे मॉड्यूल को जोड़कर एक ओवरऑल एक सिंगल वर्क कैसे एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करता है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करता है, और उससे वो प्रोसेस को और वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा होता है शेयर। तो शेयर का मतलब क्या होता है? डाटा को बार बार इंटर करना और बार बार प्रोसेस करने की रिडंडेंसी को वो रिड्यूस करता है। मतलब अगर अकाउंटिंग मॉड्यूल ने किसी डाटा को ऑलरेडी प्रोसेस करके रखा हुआ है और अचानक से वो डाटा हमारे सेल्स डिवीज़न को लगी, तो उस तरह से, या फिर एचआर को लगा, तो उस डाटा को क्या कर सकता है, बिना दोबारा से प्रोसेस किए हुए इंफॉर्मेशन शेयर करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हमारा होता है डाटा एंट्री और प्रोसेस की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। मतलब एक बार सेम प्रोसेस एक ने परफॉर्म कर लिया तो उसको दूसरा शेयर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ईआरपी एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो पूरे डिवीज़न में यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज्ड बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से यूनिफॉर्म प्रोसेस इस्टेब्लिश करता है। हर डिवीज़न जो होता है कुछ एक ही तरीके से, एक ही रास्ते से काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से का बेस्ट प्रैक्टिस देता है। उसके बाद वर्क का मतलब हम लोगों ने देखा था वर्क फ्लो और इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है। वर्क फ्लो और इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी। तो ऑन टाइम डिलीवरी से कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और यहाँ पर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करने का यहाँ पर ईआरपी जो होता है वो सिस्टम देता है। उसके बाद बीबी वाला आदमी जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरे पॉइंट में बात करके। तो बेटर प्लानिंग, बी से क्या हो गया? बेटर प्लानिंग से इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करता है। बेटर प्लानिंग से इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करता है। बेटर विजिबिलिटी देता है बायर्स लोगों का जो होता है, उन लोगों का, जैसे डेटर्स हमारे होते हैं उन लोगों से, या फिर जो भी हम मार्केट में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, पैसा कलेक्शन करना आसान कर देता है। ठीक है, तो बेटर विजिबिलिटी के कारण। ठीक है, तो इसके बाद डिक्रीज प्राइसिंग, यहाँ पर बोलता है कि वेंडर प्राइसिंग को डिक्रीज़ करता है और एडवांस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो होता है बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल पाता है। मतलब ये प्रोसेस में भी हेल्प कर पाता है, यानी कि हमारे परचेस डिपार्टमेंट को भी मदद मिल पाती है। ट्रैक एक्चुअल कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को सही तरीके से इवेलुएट कर लेता है और एक्चुअल कॉस्ट को जो होता है उसका ट्रैक करके रखता है, यानी कि प्रॉपर इनके पास लॉग मेंटेन करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ऑडिट ट्रेल इसमें प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है और कंसोलिडेटेड पिक्चर देता है सेल्स का, इन्वेंट्री का, रिसीवेबल्स का, जिसके वजह से हम लोग अपने टास्क को इम्प्रूव करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और हम एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है, एंटरप्राइज हमारा कौन से पोजीशन पे है उसका पता चल पाता है। कंसोलिडेटेड पिक्चर्स देता है हमें। ठीक है, लास्ट वाला हमारा जो नया अमेंडमेंट्स आया वो कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में बोला गया है, जिसके बारे में हम लोग डे टू डे यहाँ पर आप इस्तेमाल करते ही हो। ठीक है, ये बैंकिंग का जो होता है नेटवर्क के थ्रू, यानी कि आईटी के थ्रू, ये एक आईटी सिस्टम होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसमें बैंकिंग सर्विस को ऑटोमेशन दिया जाता है और जितने भी उसके जो हैं मेंबर्स ब्रांच होते हैं उसको नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया जाता है। मेंबर्स ब्रांच को नेटवर्क के थ्रू जोड़ दिया जाता है। ये एक नेटवर्क बैंकिंग का पार्ट होता है। नेटवर्क बैंकिंग के ग्रुप का कोई भी
कोई भी ब्रांच कहीं पर भी जाके आप अपने काम को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, अपना बेसिक अकाउंट फंक्शन और बेसिक बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चैनल से इस नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, मल्टीपल चैनल से इस नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे आपका एटीएम हो गया, इंटरनेट बैंकिंग एक चैनल हो गया, ठीक है। तो सारे मेंबर बैंक को आप जो है आपस में जोड़ देते हो, मतलब एक ऐसा ओवरऑल सिस्टम मिलता है, सारे बनता है सारा का सारा ब्रांच मिलकर, जिससे आप किसी भी ब्रांच में एक्सेस करो या किसी भी डिवीज़न से, एटीएम से या फिर अदरवाइज इंटरनेट से, यानी कि मल्टीपल चैनल को एक साथ जो है इंटीग्रेट करके यहाँ पर आपको दिया जाता है बैंकिंग सर्विस परफॉर्म करने के लिए। ये एक बैकएंड सिस्टम होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम को डिफाइन किया जा सकता है एक बैकएंड सिस्टम के थ्रू, बैक एंड सिस्टम के थ्रू, ठीक है, जिससे आप डेली बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सारे अकाउंट्स तक और सारे कस्टमर्स तक इन जो है बैंक वाले एक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से इजीली कनेक्ट रह जाता है एक दूसरे से, मतलब कस्टमर और बैंक वाले आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको बैकएंड सिस्टम बोला जाता है। इसके कई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आप बैंक की बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो उसको एलिमेंट्स नाम से बोला गया है। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि क्या न्यू कस्टमर है, अगर न्यू कस्टमर है तो क्या करेगा, पहला एलिमेंट आपका ओपनिंग न्यू अकाउंट अगर न्यू कस्टमर है तो। उसके बाद फिर अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो वो क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, या तो वो कैश डिपॉजिट करेगा या विदड्रॉ करेगा या फिर अपने लोन का काम करेगा, मेकिंग और सर्विसिंग लोन का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब चेक का प्रोसेस या पेमेंट वगैरह सब ऑटोमेशन तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ मैनेज हो पाती है, ठीक है, कस्टमर अकाउंट मैनेज हो जाता है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया, इंटरेस्ट रेट का, नंबर ऑफ विड्रॉल कितना अलाउड है, सारी चीज़ें जो होती हैं इसका रिकॉर्ड इनके पास होता है, जिससे पहले ही प्री डिफाइंड पॉलिसी के हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो पाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर एलिमेंट्स बोल के पूछा जाए कि कोर बैंकिंग सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको नॉर्मली ये सारी चीज़ें पता ही होती है, बस अभी स्टडी मेटेरियल में जो लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया, ताकि एक बार आपको आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आपको लिखना प्रेजेंट करना किस तरीके से है। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर